नमस्कार दोस्तों, प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि हमारे YouTube चैनल के द्वारा आने वाली आगामी भर्तियों को लेकर PYSQ, मॉडल पेपर व थ्योरी की क्लासें रखी जाएंगी। में अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आज हमारी जो स्पेशल चर्चा है वो CET को लेकर है। CET 10+2 जो 2022 में पेपर हुआ था अक्टूबर की, आज हम चर्चा करेंगे कि इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। दूसरी बात देखो, CET में 40% अंक लाने क्या कर दिए गए, अनिवार्य कर दिए गए। ये भी हमें ध्यान रखना है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जैसा कि ये CET का 2022 का आया हुआ पेपर है इंडिया ज्योग्राफी का, जैसे ही हमारे पिछले पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, 6 पेपर थे, उसके बाद में हम ऐसे ही एग्जाम तक, जैसे हमारी अक्टूबर माह में CET की एग्जाम निर्धारित है, उसी प्रकार मॉडल टेस्ट सीरीज भी आपके चलाई जाएगी, जिसे देखकर आपको काफी फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कि देखो, एबोनी वृक्ष खालिस्तान वनों में मिलते हैं। देखो, एबोनी प्रकार के वृक्ष हैं, वो किन वनों में मिलते हैं? तो इसकी हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में एबोनी वन पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की भी हम बात करें तो जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी राज्य, इन सभी में कैसे वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहां पर सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में बाघ परियोजना अर्थात बाघों को सुरक्षित करने के लिए एक परियोजना चलाई गई थी, कौन सी? बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो देखो, बाघ परियोजना की हम बात करें तो बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना शुरू की गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है। तो देखो, दक्षिणी भारत की हम बात करें, प्रकार से हमारा दक्षिणी भारत है, ये तो कौन सा घाट हो गया? पश्चिमी घाट। और ये कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। तो क्वेश्चन में हमें अगला पूछ रहा है कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, अर्थात देखो, ये घाट है पश्चिमी घाट, जहां पर जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसका नाम है पश्चिमी घाट या सह्याद्री। और यहाँ पर जो पर्वत पाई जाती है खंडित रूप में, से बोला जाता है पूर्वी घाट। और इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। इसके बाद में गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में है। और यह मध्य भारत की क्या सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में है। इसके बाद में दक्षिणी राजस्थान की ऊंची चोटी की बात करें तो वो है अनाईमुड़ी, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार, अनेक बार यह प्रश्न पूछा हुआ है कि अनाईमुड़ी या दक्षिणी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? अनाईमुड़ी, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। इसके बाद में प्रश्न आ सकता है कि दक्षिणी राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी ऊंची चोटी का आपको ध्यान रखना है, दोदा बेटा है। और इस दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, CET की एग्जाम होने वाली है अक्टूबर में, तो इन क्वेश्चनों से संबंधित अर्थात इनके इर्द गिर्द क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? देखो, पेनगंगा एक यहाँ पर मुख्य नदी दी हुई है और उसकी सहायक नदी बताइए यहाँ पर कौन सी? पेनगंगा। तो देखो, पेनगंगा सहायक नदी की बात करें, यह गोदावरी की क्या है? सहायक नदी है। और गोदावरी की कुछ हम चर्चा करें तो गोदावरी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक से। महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले से होता है। और यह अर्थात ये ना आकर इसमें आ सकता है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से, कहां से होता है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से। इसके बाद में हम बात करें कि इस गोदावरी नदी का उद्गम तो नासिक से होता है महाराष्ट्र में, लेकिन इसका अंत कहां होता है? अंत की हम बात करें तो इसका अंत होता है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। अब देखो,
पेनगंगा के अलावा हम इस गोदावरी नदी की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, पेनगंगा, वृद्धा, ये इसके अलावा इसकी क्या है मुख्य सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तम श्रेणी का कोयला है, अर्थात उत्तम श्रेणी का कोयला हम उसे मानते हैं जिस कोयले में कार्बन की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक। तो देखो कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, इसके बाद में बिटुमिनस, इसके बाद में लिग्नाइट, और ये कैसा है, पीट। तो देखो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, इसमें लगभग 90% से अधिक क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो देखो जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होगी वो ही कैसा हो जाएगा, उत्तम कोटि का क्या हो जाएगा, कोयला। और सबसे निम्न श्रेणी की बात करें तो निम्न श्रेणी का कौन सा हो जाएगा, पीट, निम्न श्रेणी। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला। राजस्थान में सर्वाधिक भंडार किस कोयले के हैं, लिग्नाइट कोयले के हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि देखो यहां पर एक निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है। देखो मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब होता है मानसून का लौटना। क्या होता है, मानसून का लौटना। और मानसून लौटने की बात करें तो मानसून का देखो सब पहले हम समझते हैं कि मानसून का आगमन, पहले हम बात करेंगे कि कोई चीज आएगी तभी तो वापस लौटेगी। तो यहां पर क्या है, आगमन की बात करें तो देखो भारत में मानसून का आगमन होता है लगभग 1 से 5 जून के आसपास। कब होता है, 1 से 5 जून के आसपास। और एक स्पेशल अगर मान लो कोई राज्य दे दे तो राज्य की बात करेंगे केरल में। सबसे पहले मानसून का आगमन कहाँ होता है, मुख्य भूमि पर, केरल में। अब किसी विशेष क्षेत्र का नाम दे दे तो आपको ध्यान रखना है केरल से सटा हुआ है मालाबार तट, या तो आपको दे देगा मालाबार तट या नाम दे देगा तट। तो देखो यहां पर प्रत्यावर्तन की बात कर रहा है तो अर्थात लौटने की बात कर रहा है, लेकिन अगला पूछ सकता है कि मानसून का आगमन होता है सबसे पहले कहां होता है, केरल में मालाबार तट पर, और कब, 1 से 5 जून के आसपास। लेकिन हमें मानसून लौटने की बात कर रहा है तो मानसून का लौटना या मानसून निवर्तन की बात है अक्टूबर से मध्य दिसंबर के आसपास। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, त्वांग क्षेत्र। देखो एक क्षेत्र का नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि यह क्षेत्र किससे संबंधित, अर्थात किस राज्य से संबंधित है। तो त्वांग जो क्षेत्र है यह अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। और यह क्यों प्रसिद्ध है, यह बौद्ध मठ के लिए भी जाना जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि त्वांग क्षेत्र किस राज्य का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि मरुस्थलीकरण के कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया। देखो मरुस्थलीकरण कार्यक्रम का तात्पर्य है कि मरुस्थलीकरण का धीरे धीरे क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। इस विस्तार को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, उस कार्यक्रम का नाम है मरुस्थलीकरण विकास कार्यक्रम। और यह शुरू किया गया था 1977-78 में। अब देखो 1977-78 में इस मरुस्थली विकास कार्यक्रम को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया। इसके बाद में इसमें जो अंशदान होता है, इसकी सन 1999 में केंद्र व राज्य में एक समझौता हुआ जिसमें केंद्र का हिस्सा रखा गया 35:25, अर्थात केंद्र इसमें कितना अंशदान करेगा इस मरुस्थलीकरण विकास के लिए, 75%, और राज्य कितना करेगा, 25%। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और कब किया गया, 1999 में। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं जहां वन क्षेत्र, देखो केंद्र शासित प्रदेश वन को नहीं लेना है हमें, जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है। तो देखो सबसे कम प्रतिशत की बात करें भारत में
तो सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है हरियाणा में। कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में पाया जाता है लगभग 3.5% के आसपास। कितना पाया जाता है? 3.5% के आसपास। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? प्रतिशत की बात करेंगे हम, सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में, तो देखो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मिजोरम, और मिजोरम में लगभग 85.42% आसपास क्या पाया जाता है? वन क्षेत्र पाया जाता है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा मिजोरम राज्य में और प्रतिशत में सबसे कम हरियाणा में। लेकिन आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक, क्षेत्रफल में सर्वाधिक अर्थात किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, इसमें आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह है। देखो यहाँ पर 4 चोटियां दी हुई हैं, इनमें 3 चोटियां नेपाल में हैं और 1 चोटी कहाँ है? भारत में है। तो देखो अन्नपूर्णा भी कहाँ है? नेपाल में है। धौलागिरी भी कहाँ है? नेपाल में है। मकालू भी कहाँ है? नेपाल में है। इसके अलावा मंसालू भी कहाँ है? नेपाल में है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट भी कहाँ है? नेपाल में है। बल्कि जो अपनी कामेट ऊंची चोटी है यह कहाँ है? भारत में है। और भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। अब देखो उत्तराखंड में इस कामेट के अलावा कौन कौन सी हैं? इसमें है एक तो अपनी बद्रीनाथ, इसके अलावा हम बात करें नंदा देवी, इसके अलावा हम बात करें बंदरपूंछ, यह उत्तराखंड राज्य की क्या है? ऊंची चोटियां हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई? देखो हाथी परियोजना हाथियों के रख रखाव या हाथियों के बचाव के लिए एक परियोजना शुरू की गई। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 1992 में। अर्थात इसका तात्पर्य था कि हाथियों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए। और यह परियोजना क्यों प्रारंभ की गई? क्योंकि हाथियों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। ये हाथी परियोजना की शुरुआत फरवरी 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे, तेल, चारा प्राप्त होता है? देखो यहाँ पर 4 पादप दिए हुए हैं, उसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पादप है जिसे हमें रेशा भी प्राप्त होता है, चारा भी प्राप्त होता है और तेल भी प्राप्त होता है। तो ऐसे की बात करें तो हमें कपास से तीनों ही चीजें क्या होती है? प्राप्त होती हैं। और कपास की सर्वाधिक मात्रा की बात करें कि सबसे ज्यादा उत्पादन किस में होता है या किस क्षेत्र में सर्वाधिक बोया जाता है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में बोया जाता है। किस राज्य में बोया जाता है? महाराष्ट्र राज्य में बोया जाता है। और इसके लिए हम मिट्टी की बात करें तो देखो इसमें काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि तीस्ता, 2 नदियों के नाम दिए हुए हैं, तीस्ता तथा दिहांग। देखो ब्रह्मपुत्र का ही नाम क्या है? दिहांग है। नदी के बीच हिमालय जाना जाता है। तो देखो इससे पहले हम थोड़ी सी बात समझते हैं कि एक भूगर्भ शास्त्री थे सिडनी बुराड। कौन थे? सिडनी बुराड। यह भूगर्भ शास्त्री थे और इन्होंने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया या समकोणिक वर्गीकरण किया या अनुप्रस्थिक क्या किया? वर्गीकरण किया। और इन्होंने आधार किनको बनाया? नदियों को बनाया। और उन्होंने क्या बोला कि एक नदी है सिंधु नदी, के बाद में एक नदी है
सतलज नदी, फिर हिमालय से एक नदी निकलती है काली या शारदा नदी, फिर इसके बाद में एक नदी है तिस्ता नदी, और फिर सबसे अंत में एक नदी है उसे दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी। हम यहाँ पे नाम क्या लेंगे, दिहांग, क्योंकि अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिहांग, और एक्चुअल में यह दिहांग नाम किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का ही है। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से जाना जाता है। सिडनी बुराड ने इसके हिमालय के 4 भाग बनाए। अब देखो सिंधु से सतलज वाला जो भाग था इसे नाम दिया गया पंजाब हिमालय। क्या नाम दिया गया, पंजाब हिमालय। फिर इसके बाद में हम बात करें कि सतलज, सतलज से लेकर काली के मध्य वाला जो भाग है इसे बोला जाता है कुमायूं हिमालय। के बाद में देखो काली या इसी का दूसरा नाम है शारदा नदी, इन दोनों के मध्य वाला जो भाग है इसे बोला जाता है नेपाल हिमालय। इसके बाद में हम बात करें कि तिस्ता से लेकर दिहांग तक का जो भाग है इसे बोला जाता है असम हिमालय। अब आप देखिए यहां पर प्रश्न में दे रखा है कि तिस्ता से दिहांग, तो तिस्ता नदी से दिहांग के मध्य कौन सा हिमालय है, असम हिमालय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर अपना 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। देखो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम नियम पारित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, वह कौन सा था, कब किया गया, 1972 में। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को खालिस्तान टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो देखो सबसे पहले रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का एक जिला है चित्रकूट, उसमें यह रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य था, जिसे 2022 में, कब, 2022 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो देखो दोस्तों आज हमने अक्टूबर में जो पेपर लगा था 2022 में फर्स्ट पेपर की बात की है। इसके बाद में ऐसे ऐसे क्रम वाइज 6 पेपर हैं अपने, उन सभी की भारत ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। धन्यवाद।